वी आर डिस्कसिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक चीज, अब इसमें क्या मिलेगा? बायर को क्या मिलना चाहिए? गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, और सेलर को क्या मिलना चाहिए? प्राइस। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और प्राइस एक साथ इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसे देखे जाए तो तीन चीजें हैं ये: ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। प्रॉपर्टी पहले पास हो गई है, लेकिन बायर ने अभी प्राइस नहीं दिया है, सेलर ने अभी डिलीवरी भी नहीं दी, ठीक है? या प्राइस पहले दे दिया है या डिलीवरी बाद में आ रही है, तो इनका टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से लेना देना कोई नहीं है इस बात, प्रॉपर्टी के साथ भी हो सकती है और आगे पीछे भी हो सकती है। देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो इसके लिए तीन रूल लिख लीजिए, जो इसके लिए तीन रूल लिख लीजिए। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एज वेल एज इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। नंबर एक चीज, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस में बी पोस्टपोन टू अ फ्यूचर डेट, दोनों पोस्टपोन हो सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस और बोथ में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? प्राइस भी से आप शाबाश, आप ध्यान से सुनिए बात। डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस और बोथ में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? आप इंस्टॉलमेंट में गुड्स ले रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में प्राइस दे रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका पहले हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका पहले हो चुका है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें आती हैं, ये बात याद रखना, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो इन तीनों रूल्स को यहां आप नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए, शाबाश। और इसके अलावा हम अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे, आप शाबाश। ये बात लास्ट सेशन में भी डिस्कस करी थी मैंने आपके साथ। अब हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, फिर आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल को डिफरेंस पढ़ने के बाद सेल और हायर परचेज में हम डिफरेंस करेंगे, फिर हम सेल और बेलमेंट में डिफरेंस करेंगे, शाबाश बेटा। और फिर हम इस पूरे लेसन को रिवाइज करेंगे, शाबाश बेटा। तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर बीच में सेल, फिर एग्रीमेंट टू सेल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर, सेल के केस में देयर इज इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है तो उसे सेल कहेंगे, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट में हो रही है तो उसे एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। आप ध्यान से बात को नोट करेंगे साथ में, तो आपने, ठीक है? तो स्लाइड को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल इज एग्जीक्यूटेड। सेल को एग्जीक्यूटेड क्या कहते हैं बेटा? मेन चीज क्या थी ट्रांसफर प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। अगर जो होना चाहिए था वो हो चुका है, सेल में क्या होना चाहिए था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। तो क्या वो हो चुकी है? यस। तो इसे बोलेंगे एग्जीक्यूटेड, यानी जो चीज परफॉर्म हो चुका है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड। जो होना चाहिए था, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होना चाहिए था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स होनी चाहिए थी, और वो अभी हुई नहीं, तो इसे कहेंगे एग्जीक्यूटरी, ठीक है? सेल में, सेल किन केसेस में हो सकती है? जब एग्जिस्टिंग गुड्स हो, ठीक है? एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स के केस में सेल हो सकती है, ठीक है? एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग गुड्स में भी हो सकती है, स्पेसिफिक गुड्स में भी हो सकती है, फ्यूचर गुड्स में भी हो सकती है, और कंटिंजेंट गुड्स में भी हो सकती है, ठीक है? सेल और डैमेज ऑफ गुड्स, अगर सेल हो चुकी है तो रिस्क किसका है? बायर का है। गुड्स चाहे कहीं पर भी हो, सेल हो चुकी है, क्योंकि रिस्क ऑलवेज फॉलो द ओनरशिप, रिस्क ऑलवेज फॉलोज द ओनरशिप। सेल के केस में रिस्क बायर का है। पोजेशन ऑफ गुड्स कहीं भी हो,
रास्ते में हो, बायर के पास हो, सेलर के पास हो। एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसका है? सेलर का है। क्यों? क्योंकि मालिक कौन है? सेलर है। अभी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेल तो नहीं हुई ना अभी। तो जब तक सेल नहीं हो जाती, रिस्क किसका रहेगा? सेलर का रहेगा। कोई गुड्स हैं, उन पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ठीक है, तो अगर उन गुड्स में नुकसान हो जाए तो नुकसान को कौन सहन करेगा? सेलर सहन करेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर, शाबाश, आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर, अगर सेल में बायर ब्रीच कर दे तो सेलर क्या वसूल कर सकता है कोर्ट में केस फाइल करके? ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बायर, सेलर कैन sue द बायर फॉर प्राइस, सेलर बायर को प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर अगर बायर डिफॉल्ट कर दे या खरीदने से मना कर दे तो सेलर क्या वसूल कर सकता है? उससे अपने नुकसान की भरपाई करवा सकता है। मान लीजिए ए ने बी को कुछ गुड्स बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल किया था 100 रुपए में, और बी ने मना कर दिया। अगर ए अब किसी और को माल बेचे, वो मान लो ए वो गुड्स सी को बेचे, तो सी कहता है मैं तो 90 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, यानी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 90 रुपए है, लेकिन बी ने एग्रीमेंट किया था ए के साथ 100 रुपए में लेने में, तो 10 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल है तो सिर्फ 10 रुपए रिकवर कर सकता है। ठीक है, सेलर बायर से सिर्फ प्राइस डिफरेंस कवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर है और ये सेल का केस है तो सेलर बायर से पूरा अपना कंसिडरेशन यानी 100 के 100 रुपए वसूल कर सकता है। शाबाश। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर बाय सेलर, बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस एंड कैन रिकवर द गुड्स। ठीक है, अगर सेलर ब्रीच करे और बायर का जो भी नुकसान हुआ गुड्स ना मिलने की वजह से, तो सेलर से वसूल करेगा और गुड्स की भी रिकवरी कर सकता है और डैमेजेस की भी रिकवरी कर सकता है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर दिया, यानी गुड्स देने से मना कर दिया या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर दिया, तो बायर कैन sue ओनली फॉर डैमेजेस। तो ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल में ये तीनों डिफरेंस आपने अच्छे से करने हैं। पहला है लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स। लॉस के केस में सेल अगर है तो रिस्क बायर का होगा, एग्रीमेंट टू सेल है तो रिस्क सेलर का होगा। अगर बायर वायदा तोड़ेगा, सेलर बायर से पूरा प्राइस रिकवर कर सकता है सेल के केस में, और सेलर बायर से सिर्फ डैमेजेस रिकवर कर सकता है एग्रीमेंट टू सेल के केस में। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर है और ये सेल का केस है, तो बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस एंड कैन रिकवर द गुड्स। बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस एंड कैन रिकवर द गुड्स। अगर ये एग्रीमेंट टू सेल है, बायर कैन sue फॉर डैमेजेस, बायर डैमेजेस के लिए sue कर सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछेंगे। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है? राइट की बेसिस पे, नेचर ऑफ राइट की बेस पे। आप जिस चीज को खरीद चुके हैं, सेल क्रिएट्स राइट टू बायर टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल इंक्लूडिंग द सेलर, होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सेलर। ठीक है, सेल के केस में बायर के पास जो राइट आएगा उसको बोलेंगे जस्ट इन रेम। सेल के केस में बायर के पास जो राइट आएगा उस राइट को बोलेंगे जस्ट इन रेम, REM, रेम, जस्ट JUS, जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। जो चीज आप खरीद चुके हैं उसे यूज करने से आप कोई नहीं रोक सकता, सेल में वो राइट आएगा बायर के पास। एग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास क्या राइट आएगा? क्रिएट्स ओनली अ राइट इन पर्सन। ठीक है बेटा, क्रिएट्स ओनली अ राइट इन पर्सन। ठीक है, राइट्स इन पर्सोनेम, ये एक ही वर्ड है, पर्सन पर्सोनेम। पर्सोनेम का मतलब है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है,
तो अगर एग्रीमेंट टू सेल का केस है तो बायर सेलर से सिर्फ डैमेजेस ले सकता है, ठीक है। राइट, एग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास क्या राइट आएगा, बायर का क्या राइट है, ओनली टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द सेलर, ये इसके पास राइट आएगा, ठीक है। ए और बी ने एग्रीमेंट टू सेल किया है, ए बी के ऊपर मैक्सिमम डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकता है, ये राइट आता है एग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास। अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर बिफोर पेमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत ध्यान से आपने नोट करना है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर बिफोर द पेमेंट ऑफ प्राइस। अब यहां यह बात समझने की है दोस्तों कि जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है, इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, बायर हुआ है, तो इंसॉल्वेंट आदमी के लिए कोर्ट एक ऑफिसर अपॉइंट करता है, उसे कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर। वो इंसॉल्वेंट आदमी के एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को रिसीव कर लेता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिसीवर। मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा, बी इंसॉल्वेंट हो गया। अब बी को लोग तंग करते हैं, लोग बी को जीने नहीं देते, तो बी को जीने का हक है, तो कोर्ट ने बी के लिए ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया, यानी जो बी की एसेट्स को भी रिसीव करेगा, लाइबिलिटीज को भी रिसीव करेगा, और लाइबिलिटीज को एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देगा, फिर कोई बी को तंग नहीं करेगा। अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, सेलर ने सेल कर दी थी, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन गुड्स आज भी सेलर के पास रखे हुए हैं, तो ऑफिशियल रिसीवर है ना, सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी एंड क्लेम रेट एबल डिविडेंड फॉर द प्राइस, ठीक है। सेल हो चुकी है, सेलर के पास गुड्स हैं, सेलर को प्राइस नहीं मिला, ऑफिशियल रिसीवर ने कहा कि भाई बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, अब उसके पास 100 रुपए के एसेट्स अगर हैं तो 60 रुपए की एसेट्स हैं, 100 रुपए की लाइबिलिटी है, यानी जिसने बी से 100 रुपए लेने थे वो 60 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। तो सेलर ने बायर को 10,000 रुपए का गुड्स बेचा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो 10,000 रुपए का गुड्स सेलर को ऑफिशियल रिसीवर को देना होगा, और सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को मिलेगा रेटेबल डिविडेंड। रेटेबल डिविडेंड का मतलब है कि जो भी उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज का प्रोपोर्शन है वो मिल जाएगा, यानी बी की लाइबिलिटीज और एसेट्स का प्रोपोर्शन ये है कि 100 रुपए के एसेट्स हैं तो 60 रुपए की लाइबिलिटीज हैं, तो सेलर को 10,000 में से 6,000 रुपया मिल जाएगा सेल के केस में। सेल एग्रीमेंट टू सेल का केस है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, तो सेलर ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी को गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर देगा, सेलर ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी को गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर सकता है। बहुत ध्यान से आपने ये पॉइंट देखना है, और कोई पॉइंट में डाउट है तो आप प्लीज यू कैन आस्क। अब हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेल हो चुकी है, गुड्स अभी भी सेलर के पास है, तो बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर वो गुड्स ले सकता है जो सेलर के हैं, तो वो गुड्स जो सेलर के हैं ही नहीं, सेलर के पास रखे हुए हैं, सेल हो चुकी है, तो बायर आएगा अपने गुड्स उठा के ले जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर है, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है, बायर हैज पेड द प्राइस, ठीक है, बायर हैज पेड द प्राइस, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो बायर को क्या मिलेगा, रेटेबल डिविडेंड ही मिलेगा यहां पर, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर अभी नहीं हुई है, तो जो गुड्स रखे हैं वो सेलर के गुड्स हैं, सेलर के गुड्स हैं अगर, तो ऑफिशियल रिसीवर उन्हें उठाकर ले जाएगा, बायर को क्या मिलेगा, बायर को प्रोपोर्शनेट पैसे मिलेंगे,
शाबाश, और कुछ नहीं मिलेगा बायर को। आप ध्यान से, इफ द बायर हैज पेड द प्राइस, बायर कैन क्लेम ओनली अ रेटेबल डिविडेंड बिकॉज द ओनरशिप हैज नॉट बीन पास्ड टू हिम, बिकॉज द ओनरशिप हैज नॉट पास्ड ऑन टू हिम। आपने बहुत ध्यान से ये बातें सब समझनी है। अब हम डिस्कस करेंगे सेल एंड हायर परचेज के बीच में डिफरेंस। सेल और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस है? तो अभी तक हमने क्या सीखा? सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे पॉइंट आपने देखे बेटा, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। तो इसकी ये सारी बातें आपने अच्छे से नोट करनी है, ठीक है। एक बारी आप दोबारा से इस लेक्चर को सुनेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। शाबाश बेटा।